मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। अमित शाह केरल दौरे पर हैं और केरल में उन्होंने जो कुछ कहा वो निशाना तो उनका पिनराई विजयन सरकार पर था, लेकिन लगता ऐसे है कि जैसे भले वो पिनराई विजयन की सरकार पर निशाना रहा हो, लेकिन जो वो कह रहे हैं वो सीधे सीधे ममता बनर्जी को डराने वाला होगा, या कहें कि हमला सीधे सीधे ममता बनर्जी पर ही। और मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बहुत स्ट्रांग है, डेमोग्राफी वहां की ऐसी है, उन्होंने एक ऐसा तंत्र तैयार कर लिया है जिसको ध्वस्त करना, जिसको पार पाना वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान नहीं है। लेकिन अमित शाह के बारे में एक बात बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि वो व्यक्ति बहुत आगे के चुनावी जो समीकरण होते हैं उसको साधने की गजब तैयारी करता है। और ये हमने देखा भी है कि कैसे अलग अलग राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी लगता था कुछ विशेष नहीं कर पाएगी, वो धीरे धीरे ही सही, लेकिन इतनी मजबूत स्थिति में आ गई कि अब वहां लोग कहते हैं कि अच्छा, इसका कोई विकल्प बन पाएगा क्या। उत्तर प्रदेश है, त्रिपुरा है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, ये बड़े उदाहरण हैं। दिल्ली का चुनाव भी एक ऐसा बड़ा उदाहरण है जहां 2 दशक 3 दशक से भाजपा रही ही न उन राज्यों में। उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य 14, 17, 19, 22, 24 में भले लोकसभा की सीटें बहुत कम हो गई हों, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, शक्ति है, वो साफ साफ दिखती है। और उसका अगर सिंगल पॉइंट पर्सन कोई वो बचा लेने वाला है तो वो अमित शाह। वरना तो भारतीय जनता पार्टी की जो लोकसभा में सीटें थी सिर्फ 33 रह गई। अखिलेश यादव 37 सीटों के साथ नंबर 1 पार्टी हो गए, 6 सीटें कांग्रेस भी जीत गई। अब आते हैं उस पर जिस विषय पर जो मैं कह रहा हूं कि केरल में अमित शाह ने जो कहा वो ममता बनर्जी को परेशान कर रहा होगा पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल में आपको पता है ईडी का वो छापा, फिर वो ममता बनर्जी का फाइल लेकर भागना। अभी जितने पूर्व ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो फॉर्मर सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी सब रहे, वो कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई। और अगर ममता बनर्जी कह रहे हैं कि मैं वहां मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं, पार्टी प्रेसिडेंट की हैसियत से गई, तब कैसे डीजीपी, कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी ये सब कैसे लाइन लगाए, कैसे वो चिंता में पड़ गए कि वहां क्या करना है पार्टी अध्यक्ष के तौर पर अगर वो गई तो। अब इसको जरा समझना होगा। अमित शाह लगातार ये काम कर रहे हैं और मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। 2024 का 2021 का विधानसभा चुनाव पहले बात कर लें, उससे थोड़ा ठीक समझ में आएगा। 2021 विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी को 48.02% वोट मिले। अभी तो सुनामी है भाई, 48-50% वोट अगर एक पार्टी को मिले और मुकाबला एकदम आमने सामने का हो जाए तो फिर तो सुनामी ही रहेगी। और वो सुनामी दिखी जब ममता बनर्जी की पार्टी की 4 सीटें और बढ़ गईं और 215 पर पहुंच गई। यानी जो 211 सीटें थी वो 215 हो गए। अब 294 की असेंबली में 215, फिर तो कोई दूर दूर तक दिखता नहीं है, कोई नजर नहीं आता है। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू जरा देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। और मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के पास वहां नेता नहीं है, ये बात सही है। उनको लड़ने के लिए शुभेंदु अधिकारी के भरोसे रहना पड़ा, ये बात सही है। उनके अपने जो भाजपा कैडर के नेता हैं उस तरह से खड़े नहीं हो पाए, ये बात सही है। अभी तृणमूल कांग्रेस से लड़ना, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस आप देखते हैं जिस तरह से वहां गुंडागर्दी है, हमले हैं, हत्या है, हिंसा है, उसमें आसान नहीं। लेकिन जब दूसरा पहलू आपको मैं दिखाऊंगा तो वो समझ में आएगा। जब 48.02% ममता बनर्जी की पार्टी मत पाती है, तो उसी समय भारतीय जनता पार्टी 2021 के विधानसभा चुनाव में 38.15%, तो वैसे तो 10% कम है ममता जी से, उनकी पार्टी से, लेकिन 38.15%। अब आप जरा सोचिए, तेजस्वी, अखिलेश, ये सब 30 से 35% पर अपने आप को स्थापित किए हुए बड़ी पार्टी हैं। लेकिन कमाल की बात है, भारतीय जनता पार्टी को अभी बंगाल में जब चर्चा होती है तो हर आदमी कहता है अरे कहां अभी जो है ममता बनर्जी से लड़ पाना, जीत पाना, ये बेहद कठिन है। और जो ममता बनर्जी 48% पर खड़ी है उसमें और कठिन हो जाता है। लेकिन 2021 का ये जो चुनाव है, इसको जरा एक चीज समझिए। 2021 में जो भारतीय जनता पार्टी 38.15% वोट पाती है,
2016 का क्या हाल था वो आप समझ लीजिए। 2016 में जो वोट मिले ममता जी को 44.91 और भाजपा को मात्र 12.25%। ये जो आंकड़े बता रहा हूं ध्यान रखिएगा, तभी अमित शाह की वो बात समझ में आएगी। 12.25%, 6% ममता जी का बढ़ा था और 3% से अधिक उनका बढ़ा था। अब आप जरा सोचिए, जो सीटें थी वो 2 सीटें थी। अब मैं आपको जरा ये 16 और 21 बताया, अगर 2024 की बात कर लेते हैं। 2024 लोकसभा में ममता बनर्जी जी की पार्टी को 46.16% वोट मिले, क्योंकि सीटें घट गई भाजपा की, 12 रह गई, पहले 18 थी। तो सबके दिमाग में है कि अरे भाई भारतीय जनता पार्टी तो गायब हो गई, साफ हो गई। लेकिन भाजपा को जो वोट मिला था वो 39.08%। सीटें 6 कम हो गई लोकसभा की, लेकिन मत प्रतिशत मात्र 1.5 कम हुआ था, 1.56, और ममता जी का 2.47 बढ़ गया। ममता जी की सीटें हो गई 29, 7 सीटें बढ़ गई, उनकी रह गई 12, जो 18 थी घट के। और जब उनको 18 मिला था तो मत प्रतिशत था 40.64% और ममता जी का था 43.69%। अब मैं आपको अमित शाह की वो बात बता देता हूं जो अमित शाह ने कहा, और जिससे मैं कह रहा हूं ना कि ममता जी के लिए चिंता की बात तो हो गई होगी। अमित शाह केरल में थे। अमित शाह वहां पद्मनाभ स्वामी मंदिर में गए, दर्शन किया पारंपरिक तरीके से, और वहां उनके साथ केरल भाजपा के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर थे। उन्होंने कहा यूडीएफ और एलडीएफ जो जमात को, एसएफआई को और सबको, एसएफआई कह रहा हूं, एसडीपीआई कौन कौन सी है ना, उन सबको जिनको बढ़ा रहे हैं उसके खिलाफ आप घर घर जाइए। उन्होंने अब जो एक लाइन कही, उन्होंने कहा कि केरल में भी हम सरकार बनाएंगे। अब ये सुनते ही एकदम किसी को भी हजम नहीं होगा, किसी को भी हजम नहीं होगा, हमको भी कैसे हो जाए, केरल में कैसे बना लो भाई। तो अमित शाह ने समझाया। उन्होंने कहा कि जो चुनाव होने वाले हैं राज्य के, उसमें हम सरकार बनाएंगे। और वो तथ्य देते हैं, तब आपको बंगाल वाला समझ में आएगा। 2014 में हमें 11% वोट मिले थे, 2019 में 16% मिल गए, और 24 में 20%। अब 20 से 30 और 30 से 40 की यात्रा इतनी लंबी नहीं होगी। हम इसे 2026 में साबित करेंगे। हमने पहले ही देश भर में यह हासिल किया है, लेकिन अब केरल की बारी है। इस बार केरल में निश्चित रूप से भाजपा का मुख्यमंत्री चुना जाएगा। आगे वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हमने 30 ग्राम पंचायतें, 2 नगर पालिका जीती है, और तिरुवनंतपुरम में वर्तमान में हमारा मेयर है। उनका दुनिया में किसी भी हिस्से में अब कम्युनिस्ट नहीं रह गए हैं, दुनिया में किसी भी हिस्से में अब कम्युनिस्ट नहीं रह गए हैं, और अब यहां भी होगा। उनका मेयर हमने तिरुवनंतपुरम में आज देखा है, कल मुख्यमंत्री होगा। और ये जो एलडीएफ और यूडीएफ के लोग हैं, जो जमाते इस्लामी, पीएफआई, एसडीपीआई, उनको बढ़ा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी है। और हमला करते हुए उन्होंने कहा कि जो सबरीमाला का सोना नहीं बचा पाए मंदिर का, वो धर्म क्या बचाएंगे। और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केरल को आगे ले जाएगी। आपको याद होगा जब ई श्रीधरन मेट्रो मैन जो जाने जाते हैं, वो जब भाजपा के कैंडिडेट के तौर पर आए थे, तो उन्होंने एक बड़ी रोचक बात की। उन्होंने कहा पिछले 3 दशक से केरल में कोई फैक्ट्री, कोई उद्योग नया लगा ही नहीं। अब आपको लगेगा अरे केरल की तो बड़ी बात होती है, बड़ा साक्षर, बड़ा ये बहुत डेवलप्ड, ऐसा ऐसा। छोटा राज्य है, रेमिटेंस पर इकोनॉमी चलती है, इस वजह से सब पता नहीं चलता है। लेकिन सच ये है कि केरल की हालत वैसे बहुत खराब है। अब अमित शाह ने जो समीकरण बताया 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, पश्चिम बंगाल में लगभग वहां पहुंच चुकी है बीजेपी। 38 से 40% वोट बीजेपी हासिल कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसी बात कह रही जो असंभव जैसी है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो बात वो केरल में कह रहे हैं, वो केरल से लेकर पश्चिम बंगाल तक जो विरोधी हैं उनको परेशान करेगी।
और उन्होंने ये भी कहा कि भाई एलडीएफ यूडीएफ का भ्रष्टाचार नहीं सामने लाता, छिपाता रहता है, और यूडीएफ एलडीएफ। अच्छा, बात सही है, जब आप मिले हुए हैं, जब आप एक साथ सहयोगी के तौर पर काम कर रहे हैं, तो भला कैसे हो सकता है ये? अच्छा, कमाल की बात यह है कि एनडीए हो गया है वहां केरल में भी। केरल में भी सहयोगी जुटा लिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। ये छोटी बात नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी वहां भी सहयोगी जुटा ले रही है, और जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं, उसमें आने वाले समय में यकीनन भारतीय जनता पार्टी अपना जो आधार है वो बहुत स्ट्रांग करती दिख रही है। अब जाहिर है क्या परिणाम होगा ये तो जनता तय करती है, और जनता को ही तय करना है। लेकिन जो अमित शाह समझा रहे हैं गणित, वो ममता जी भी तो सुन रही होंगी ना, और हमने इसीलिए कहा कि आपके सामने तथ्य रखते हैं। अब अभी कल एक मित्र ने हमसे पूछा कि क्या स्थिति है बंगाल की, तो मैंने कहा भाई अभी तो कोई ऐसा है नहीं, लेकिन जिन लोगों से मेरी बात हो रही है, जो भी बता रहे हैं, चेंज बहुत है ग्राउंड पे। और 15 साल हो भी गया ना ममता जी को, तो ये भी समझिए जरा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।